हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शब्द भेद में। तो शब्द भेद की आपको हमने चर्चा कर दिया था कि शब्द भेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। तो शब्द भेद आपके दो थे, सार्थक, निरर्थक, और आपका बनावट या रचना के आधार पर 3 रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। क्लियर, यानी कि और वाचक लक्षण व्यंजनार्थ के आधार पे था। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आपकी उत्पत्ति के आधार पे। विकारी, अविकारी, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द है, अविकारी का नाम अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक फिगर डायग्राम आपको बना के हमने दिखा दिया था कल। आज हम लोग बात करते हैं उससे के आगे। ठीक, आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि जो शब्द है, तो शब्द क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते थे, शब्द। और जो शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, शब्दों का व्यवस्थित समूह को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य बोले थे। क्या बोले थे, वाक्य बोले थे। इसका बात हो चुका है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, वाक्य कह देते हैं। हम कहते हैं कि भैया पूर्णतम इकाई किसे कहते हैं, तो पूर्णतम इकाई आपका वाक्य होता है, लघुत्तम सार्थक इकाई आपका शब्द होता है, और सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण या अक्षर होता है। यानी इतनी बातें हो चुकी हैं। और यहाँ पे सार्थक शब्द क्या था और निरर्थक शब्द क्या थे, इसकी भी चर्चा आपको हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं आज बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। आपको बताया गया था कल, बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद कई होते हैं। तो आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों का नाम क्या है, आप इसे देख लीजिए। 3 का नाम क्या है, आपको पता है 3 का नाम क्या है। आप देखिए 3 का नाम। सबसे पहला जो नाम है वो आपका रूढ़ है। क्या है, पहला नाम है आपका रूढ़ शब्द। पहला नाम आपका है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है युग। आइए थोड़ा सा इसको सही करते हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब यहाँ देखिएगा, ये हो गया आपका 3 पार्ट। क्या पार्ट हो गया, 3। तीनों का नाम क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। पहला का नाम है रूढ़ शब्द। कौन सा है, रूढ़ शब्द। दूसरा आपका होता है यौगिक शब्द। क्या होता है, यौगिक शब्द। तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है, योग रूढ़। देखिए आपकी बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला का नाम रूढ़ है, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग है। आपको ये जो है फिगर मैं आपको कल बताया था पूरा, यानी शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच के जितने डायग्राम बनते हैं, मैंने आपको एक ही जो है कि पेज पे बता दिया था। क्लियर, आज हम बात करते हैं उनके बारे में। जैसे मैंने सार्थक निरर्थक के बारे में कर दिया था, उसी प्रकार से आज हम रूढ़, यौगिक, युग रूढ़ के बारे में बात करते हैं। तो अब आप सबसे पहला नंबर देखेंगे, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द को आइए देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि रूढ़ शब्द वह शब्द होता है, रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता है, जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। आपकी ये परिभाषा होगी।
रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। ये आपका हम इसको रख देते हैं बॉक्स में ताकि ये आपको क्लियर है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसको विखंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, उदाहरण भी कहते हैं हिंदी में से। जैसे हम कहते हैं आँख हो गया, क्या हो गया आँख, कामा नाक हो गया। हम कहते हैं गेहूँ हो गया, क्या हो गया गेहूँ हो गया। हम कहते हैं दाल हो गया, क्या हो गया दाल हो गया। हम कहते हैं चूहा हो गया, क्या हो गया चूहा आदि। बहुत ढेर कई सारे एग्जाम्पल आएंगे, मैंने इतने को रख दिया। क्लियर। अब आप देखिए कि ये सारे के सारे जो शब्द है, यह शब्द आपके कैसे हैं रूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द हम बताएं किसे कहते हैं, जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। आप देख लीजिए रूढ़ शब्द बोला गया है और ये आपका है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द आपका क्लियर हो गया कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है। विखंडित नहीं किया जा सकता का अर्थ या मतलब यह होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, अलग अलग ना किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं रूढ़ शब्द कह देते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे रूढ़ लिखा हुआ है ना, रूढ़ का मतलब होता है जटिल। और आप देखिए हाँ एक बात और, नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, मैं नोट लिख दे रहा हूँ। नोट में रूढ़ शब्द सदैव, सदैव मतलब हमेशा, रूढ़ शब्द सदैव सार्थक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द सदैव कैसे होते हैं सार्थक होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। रूढ़ शब्द सदैव सार्थक, देखिएगा ये बात क्या कह रहा है, रूढ़ शब्द सदैव कैसा होता है सार्थक होता है। यानी सार्थक का मतलब जो अर्थ देता हो। और यहाँ पे देखिए आप किसी एग्जाम्पल को पढ़िए, आँख है, नाक है, दाल है, गेहूं है, चूहा है आदि। यानी कि आप जितने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वे सब के सब एक सार्थक शब्द है। और सार्थक शब्द वही होता है जो रूढ़ होता है और इनका विखंडन नहीं किया जा सकता है। क्लियर। आगे नंबर 2 पे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, क्या लिखा है ये यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं इस बात को क्लियर करते हैं हम। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका या जिसको विखंडित किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है। जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको विखंडित किया जा सकता है। आप जिसे विखंडित कर देंगे वही आपका क्या हो जाएगा यौगिक शब्द। ये आपका यौगिक शब्द हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल मैं कह दिया, क्या कहते हैं कि ये कपीस, क्या लिख दें कपीस, कामा दे दिए। कपीस के बाद हम लिख दिए रमेश, लिख दिए क्या लिख दिए रमेश। हम लिख दिए राकेश, क्या लिख दिए राकेश। विद्यालय लिख दिए, क्या लिख दिए विद्यालय। संतोष लिख दिए, क्या लिख दिए संतोष। संविधान, क्या लिख दिए संविधान आदि। बहुत एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे आदि। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा ये कपीस है, ये रमेश है, ये विद्यालय है, ये राकेश है, ये संतोष है, ये संविधान। इन सब का विखंडन किया जा सकता है। यानी कि जिसका विखंडन किया जा सकता है उसे आप लोग क्या कहते हैं यौगिक शब्द। और जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। और आप जिसका विखंडन कर देंगे उसे क्या कहेंगे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कपीस है तो कपी धनीस हो जाएगा। यानी कि कपीस को हम लोग क्या करते रहे तोड़ दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। कपी धन ईस। रमेश का होता है रमा धन ईस, क्या होगा रमा धन ईस। राकेश का राका धन ईस
विद्यालय का विद्याधनालय, संतोष का समधनतोष, संविधान का समधन विधान। क्लियर? यदि दे देता अलंकार, तो अलंकार का भी आप क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। अलम धनकार, यानी मैं अगर कहूँ कि जिस शब्द का संधि विच्छेद नहीं होगा किंतु वे सार्थक होंगे, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इस बात को हम जो है कि बोल के, या हमें अगर संधि पता है तो मैं इससे भी पता कर सकता हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है आपका योग रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ देखिए, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। कोई देखिए ये विशेष अर्थ देने लगते हैं, कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। अब बात को आप समझिए, जब अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगेगा तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, योग रूढ़ शब्द। लीजिए, कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, इसलिए इसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए बोर्ड पे। उदाहरण जैसे मैं कह सकता हूँ दशानन हो गया, क्या हो गया, दशानन। हम कहते हैं लंबोदर, क्या कहते हैं, लंबोदर। ठीक, हम कहते हैं शूलपाड़ी, ठीक है। हम बोल दिए भैया त्रिनेत्र, क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र बोल दिए, या हम बोल दिए चक्रपाणी बोल दिए, पंचानन बोल दिए, क्या बोल दिए, पंचानन बोल दिए। अब यहाँ पे आपके कई एग्जाम्पल हो गए, कई एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, पहला दशानन, लंबोदर, शूलपाणी, त्रिनेत्र और पंचानन, ये आपके उदाहरण है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा अपने दिमाग में कि पहला जो है दशानन का मतलब क्या, 10 मुख वाले कौन है, श्री रावण जी हैं। जिसके पास 10 मुख है उन्हें रावण कहते हैं। लंबोदर मतलब श्री गणेश जी, श्री गणेश जी को कहा जाता है, लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश। शूलपाणी किसे कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। त्रिनेत्र भी शंकर को कहेंगे। पंचानन हनुमान जी को कहते हैं, किसे कहेंगे, हनुमान जी। यानी 5 मुख वाला कौन है, हनुमान जी, बजरंगबली। और यहाँ पे दशानन का मतलब 10 है जिसके पास सानन अर्थात रावण को कहा जाता है। क्लियर? अब आप इन सबका पॉइंट आप कम से कम समय में समझने का प्रयास करिए। पहले मैंने कहा बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द है, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग रूढ़। क्लियर? जो पहला नाम है रूढ़, यानी कि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है किंतु ये सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा मैंने बताया यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसको विखंडित किया जा सकता है। और तीसरा मैंने बताया योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने पहले दे रखा है, ध्यान देख लीजिए बोर्ड पे। रूढ़ का एग्जाम्पल ये है, यौगिक का ये है और योग रूढ़ का एग्जाम्पल ये है। क्लियर? अब आप देखिए, आंख नाक कान ये रूढ़ शब्द का है। यौगिक में कपीस, रमेश, विद्यालय, राकेश, संतोष, संविधान। योग रूढ़ में आप देखिए दशानन, लंबोदर, शूलपाणी, त्रिनेत्र, पंचानन। 5 मुख वाले हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी को 5 मुख वाला कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है। और त्रिवेणी 3 नेत्र वाले शंकर जी हैं। शूल को धारण यानी त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी हैं। लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश, उदर माने पेट होता है। और दशानन 10 मुख वाले कौन है, रावण जी हैं। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो हमारा, अगर हम इसे देखें तो मैं इसे कह सकता हूँ कि जिसका संधि विच्छेद न किया जाए और सार्थक हो
तो उसे हम रुड़ कह सकते हैं कि नहीं? उसे हम रुड़ शब्द कह सकते हैं। यदि हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि भैया हमारा पास जो रुड़ है उन्हें हम योग रुड़ कह दिए, कहते नीचे, हाँ, उससे हम कहते हैं योग रुड़। क्लियर? अब आप देखिएगा एक चीज नोटिस करिएगा कि जिनको हम विखंडन नहीं किया। अब दूसरा बात, जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाए उसे हम लोग यौगिक कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, योग रुड़ शब्द को बहुब्रीहि कह सकते हैं नहीं? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास का मतलब जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान होता है, वही बहुब्रीहि समास होता है। और योग रुड़ शब्द का जितना उदाहरण है, जितना एग्जाम्पल है, वह आपका बहुब्रीहि समास का है। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। यहाँ जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं सबका संधि विच्छेद किया जा सकता है। कपीस है तो कपी धनीस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन सी संधि बनेगी कपीस में। यदि पूछ दिया जाए, संधि विच्छेद चल नहीं रहा है, पूछ दिया मान लीजिए, तो कपी धन ईस, ई आ रहा है तो बड़ी ई बन रहा है। ऐसा कंडीशन किसमें होता है? दीर्घ स्वर संधि में होता है। राकेश, राका प्लस ईस, अब ए प्लस बी फार्मूला लग गया, अर्थात गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अभी मान लीजिए संधि क्या कौन सी है ये पता नहीं, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद किया जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका बनावट या रचना था, मैंने ये पे क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट पे, जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसे हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो मैंने बोला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद मूलतः 4 होते हैं। हम लोग पढ़ते क्या भेद है? 5 भेद पढ़ते हैं। एक भेद को जोड़ दिया गया है जिसका नाम हम लोग आपको बताए थे, जिसे कहते हैं क्या? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वह आप जानते हैं क्या है? तत्सम शब्द। मैं यदि इसको 5 भागों में बांट दें, क्या भागों में? 5 भागों में, हम डायग्राम के माध्यम से बता दे रहे हैं आपको। 5 भागों में इसे विभाजित कर दिया जाए। 5 भागों में यदि इसे बांट दिया जाए तो पहला जो नाम आता है आपका, पहला नाम क्या आता है? तत्सम शब्द। पहला आपका आता है तत्सम शब्द। पहला क्या होता है? तत्सम शब्द है, 1 नंबर हो गया। दूसरा जो होता है आपका, ये होता है तद्भव। क्या होता है? तद्भव शब्द। ठीक है, दूसरा आपका तद्भव शब्द हो गया। तीसरा जो होता है आपका देशज शब्द होता है। क्या होता है? देशज शब्द। और आपका जो 4 नंबर पे आता है वह आपका होता है विदेशज शब्द। क्या होता है? विदेशज, विदेशज शब्द होता है। क्या होता है? विदेशज। और 5वां जो शब्द होता है वह आपका संकर शब्द होता है। क्या होता है? संकर शब्द। ये आपके पास 5 होते हैं। मैंने आपको बोला पहले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, लेकिन मूलतः पूछेगा तो आपका जवाब कितना होगा? 4 होना चाहिए। मूलतः आपका जो भेद होता है वह आपके पास 4 होते हैं और पढ़ते हैं हम लोग 5। ये 5वां को इंक्लूड कर दिया जाता है जिसका नाम क्या है? संकर शब्द। क्लियर दिख रहा है आपको? आगे बढ़ाते हैं। जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम से मिलकर बन गया क्या? तत्सम शब्द बन गया ये। और तद्भव जो होता है तत् प्लस भव से मिलकर आपका बन जाता है क्या? तद्भव शब्द बन जाता है। और तीसरा देशज का नाम देशी है, यह देश प्लस ज से मिलकर बनता है क्या? देशज शब्द। और विदेशज शब्द 2 शब्दों से मिला है, विदेश प्लस ज से मिलकर आपका ये विदेशज शब्द बन गया। और संकर शब्द भी सम धन
कर शब्द से मिलकर बन गया ये आपका संकर शब्द। अब आप देखिए दो दो शब्दों के योग से मिलकर बनाए गए हैं, दो दो शब्दों के योग से मिलकर ये शब्द बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब दो शब्द आपस में मिल रहा है तत् प्लस सम, तो अब बन गया तत्सम। तत् प्लस भव तद्भव, देश प्लस जय देशज, विदेश प्लस जय विदेशज, सम प्लस कर अर्थात संकर शब्द। यानी इन शब्दों का किन दो शब्द से मिलकर बना है मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। जो देशज है उसका नाम दूसरा है देशी, देशज का नाम क्या है दूसरा नाम यहाँ पे लिख दे रहे ऊपर, इसको देशी शब्द भी कहा जाता है और विदेशज शब्द को विदेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं विदेशी शब्द, यानी इनको देशज विदेशज के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, इसलिए हम वहाँ पे लिख दिए कि ये देशज को देशी कहते हैं, देश प्लस जय से मिलकर बना, विदेशज को विदेशी कहते हैं, विदेश प्लस जय से मिलकर बना। इतनी बात क्लियर हुआ। आपको जो मैंने एक फिगर कल का दर्शाया था उसी फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप हम आगे बढ़ाते हैं बात को, क्लियर। तत्सम शब्द क्या होता है, मैं ये कहता हूं कि जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, कौन सा, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसी को हम कहते हैं कि तत्सम शब्द है। संस्कृत वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम हमारे घर संस्कृत वाला जो शब्द होता है वही तत्सम शब्द होता है और जो हिंदी वाला शब्द होता है वो तद्भव होता है। ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन याद करने का कोई मतलब हमारे हिसाब से नहीं निकलता है। आपको पकड़ना है कि तत्सम तद्भव कैसे पकड़ा जाएगा, बस उस मुद्दे पे बात हो गई। संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम है, हिंदी का शब्द है यानी तद्भव है, बात खत्म। आइए देखते हैं यहाँ पे हिंदी का क्या है, अब ये तद्भव है तो हिंदी वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि आपका संस्कृत का जो शब्द है वो तत्सम है और जो हिंदी का शब्द है वो क्या है, तद्भव है। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं संस्कृत में कहता हूँ कपोत, क्या कहूँगा कपोत, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं कबूतर, कबूतर। यानी कि कपोत का जो तद्भव रूप होगा कबूतर और कबूतर का जो तत्सम रूप होगा कपोत। यानी हम हिंदी में कबूतर कह रहे हैं, संस्कृत में कपोत कर रहे हैं। तो यही बात मैंने कहा कि जो तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द और तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द, बस यही तो मैंने दो बात बताया आपको और कोई बात नहीं बताया। आगे मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं कह दिया हिंदी में कहा जाता है नाक, हिंदी में क्या कहते हैं नाक, लेकिन संस्कृत में इसे क्या कहते हैं नसिका कहते हैं। क्या कहते हैं नसिका कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं भैया कान, क्या कहेंगे कान, लेकिन संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। लीजिए तो संस्कृत हिंदी का रेशियो चल रहा है नहीं। जैसे मैं आगे ले लूँ, मैं कह दिया अग्नि, अब अग्नि को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं आग कहते हैं। क्या कहते हैं आग कहते हैं कि नहीं कहते हैं भैया, ये बताइए। तो ये आपका हिंदी और जो है कि संस्कृत का रेशियो चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे मैं कह दिया कि हिंदी में हम लोग कहते हैं घोड़ा, क्या कहते हैं घोड़ा कहते हैं। अब घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं घोटक, क्या कहते हैं घोटक। अश्व भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें तत्सम रूप को छाटना है और तद्भव रूप को छाटना है, इस बात का ध्यान रहना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारा बच्चा आपको देख रहे हैं कि जो संस्कृत वाला शब्द है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं तत्सम, और जो हिंदी का शब्द है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं तद्भव कह रहे हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग हो गया, क्लियर। अब बात यदि आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये संस्कृत का जो शब्द है वही तत्सम शब्द है, वही क्या है तत्सम है, और जो हिंदी है वही क्या है तद्भव है, क्लियर। यदि और एग्जाम्पल है, जितना एग्जाम्पल मतलब कई एग्जाम्पल की दिवाली जानते हैं तत्सम तद्भव की कई ढेर सारे एग्जाम्पल है। क च ट त प क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, लीजिए कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको समझना है सिर्फ कि संस्कृत वाला शब्द को तत्सम कहेंगे और हिंदी वाले को तद्भव कहेंगे। दो बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देशज, देशज का नाम क्या है देशी, विदेशज का नाम विदेशी। जग मतलब जो जन्म लेता है किसी देश में उसी को हम लोग कहते हैं देशज शब्द। जग मतलब जो जन्म लेता है देश का मतलब किसी देश में उसी को कहते हैं क्या विदेशी देशज शब्द। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए,
देशज शब्द किसी तत्सम शब्द से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। क्लियर? जैसे मैं कह दूं भोंपू, क्या कह दूं? भोंपू, बजाने वाला भोंपू होता है। हम कह दिए थोथा, गुस्सा आ गया व्यक्ति, हम कह दिए थोथा हो गया। हम कह दिए फुनगी, क्या कह दिए? फुनगी। फुनगी होता है जो चने के ऊपर रहती है भैया, फुनगी। साग होता है जो उसका सबसे मुलायम वाला पार्ट होता है, उसी को फुनगी कहते हैं। हम कहते हैं डिबरी, हम कहते हैं पगही कहते हैं, डिबरी कह दिए, पगही कह दिए। या हम कहते हैं भैया आपको क्या नाम है, कीचड़ को हम खपसा भी कहते हैं ना। या हम कहते हैं मनई, क्या कहते हैं? मनई। हम कहते हैं लड़की, या हम कहते हैं आपका थोथा, अड़बड़, कबड्डी। कबड्डी भी देखिए आपका देशज शब्द है, ठीक है ना। लौकाई भी आपका देशज शब्द है। यहाँ पे हम आदि रख देते हैं। क्लियर? अब ये जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? देशज शब्द के उदाहरण है, देशज के। इसी के नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देशज शब्द का भी प्रयोग करते हैं गांव मोहल्ले पड़ोसी में। जैसे मैं कह दिया दिखाई नहीं दे रहा है, हम कह देंगे आपको लौकाई नहीं दे रहा है, तो लौकाई जो शब्द है देशज है। औरत को हम लोग मेहरारू भी बोलते हैं, आदमी को मनई बोल रहे हैं, तो मेहरारू और मनई जो शब्द है यही देशज शब्द है। हम कहें कीचड़ है, हम कहें खपसा है, खपसा का है देशज शब्द है। हम कहें भैया आपको जो है कि दिखाई नहीं दे रहा है, लौकाई नहीं, भोपू है, अड़बड़ है, थोथा है। तो ये सारे के सारे जो हम कहेंगे कि मतलब एक देसी टाइप के शब्द होते हैं, उसी को देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो विदेश में जन्म लेता है उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। और विदेशज शब्द को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक आपका मुस्लिम शासक काल है, एक ब्रिटिश शासक काल है। इसे भी समझने का प्रयास करिए। एक आपका मुस्लिम शासक काल है, कौन सा है? एक आपका मुस्लिम शासक काल है और एक आपका ब्रिटिश शासक काल है, ठीक है। मुस्लिम शासक काल, ब्रिटिश शासक काल। मुस्लिम वाले अरबी फारसी बोलते थे, क्या बोलते थे? अरबी और फारसी का प्रयोग मुस्लिम वाले करते थे, ठीक है। और आपका जो ब्रिटिश वाले थे यह लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। किसका? अंग्रेजी का प्रयोग तेजी से करते थे। यहाँ पे दो भागों में बांट दिया गया है। अरबी फारसी बोलते थे कौन? मुस्लिम शासक काल। ब्रिटिश वाले क्या बोलते थे? अंग्रेजी बोलते थे। ये पाठ किया इसका। क्लियर? लगभग 9000 शब्दों का तेजी से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम लोग हिंदी का जब उच्चारण करते हैं तो हम लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, चीनी शब्द बोलते हैं, पुर्तगाली शब्द बोलते हैं, डच भी शब्द बोलते हैं, जापानी शब्द भी बोलते हैं। कई शब्दों को मिला करके हम लोग बोलते हैं हिंदी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण इनका दे देते हैं। किसका? विदेशज शब्द का। जैसे आइन है, आइन से बन गया क्या? आईना बन गया। क्या बन गया? आईना बन गया। आइन से बन गया क्या? आईना। जैसे गिलास, पहले विदेशी शब्द में गिलास भी बोला जाता था। गिलास विदेशी शब्द को बना दिया गया क्या? गिलास। क्या बना दिया गया? गिलास बना दिया गया था। पहले दुका होता था, दुका विदेशी शब्द में हम लोग क्या बना दिए? इसे दुकान बना दिए। क्या बना दिए? दुकान। यानी इन शब्दों का परिवर्तन आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। यही आपका विदेशी शब्द है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? संकर शब्द। और संकर शब्द परस्पर दो भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, संकर शब्द हमेशा दो भाषा को मिलाने से ही बनता है। संकर शब्द हमेशा, देखिए यहाँ पे एक चीज को नोटिस करते रहिएगा, यहाँ पे दो भाषाओं को मिलाने से ही बनता है क्या? संकर शब्द। दो भाषा, यदि दो भाषा आपस में मिलेगा तभी संकर शब्द का निर्माण होगा। दो भाषा आपस में मिलेगा, यानी कि दो शब्द नहीं मिलना है, दो भाषा के अलग अलग शब्द होंगे और वो दोनों आपस में मिलेंगे
तो आपका संकर शब्द बनेगा। जैसे बोर्ड पे देखिए, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं रेलगाड़ी। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। हम कहते हैं जांच करता। क्या कहते हैं? जांच करता। हम कहते हैं जांच करता हो गया, जांच करता, ये आपका जांच करता हो गया। हम कहते हैं बम वर्षा। बम वर्षा। लाठी चार्ज। क्या कहते हैं? लाठी चार्ज कहते हैं। हम कहते हैं भैया मच्छरदानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मच्छरदानी कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? संकर शब्द में करते हैं। किस में करते हैं? संकर में। एक बात को आप नोटिस करिएगा, जो आपका रेलगाड़ी है इसमें अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बनाया गया है। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी हिंदी वाला ही संकर शब्द कहलाएगा। हिंदी अंग्रेजी मिलेगा तो भी संकर बनेगा, अंग्रेजी उर्दू मिलेगा तो भी संकर मिलेगा, हिंदी अरबी मिलेगा तो भी संकर मिलेगा, फारसी तुर्की मिलेगा तो भी संकर बनेगा, जापानी शब्द हो हिंदी शब्द आपस में मिलेगा तो भी संकर शब्द बनेगा। एकदम क्लियर बात। अब देखिए संकर शब्द में हम कहते हैं रेलगाड़ी है, जांच करता है, बम वर्षा है, लाठी चार्ज है, रेल विभाग है, टिकट घर है, सभागार है, बैलगाड़ी है, प्लेटफार्म है, फिर यहाँ पे मच्छरदानी है। जितने एग्जाम्पल हैं यह सब आपके संकर शब्द के उदाहरण हैं। क्लियर? अब आप बात को समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको कहा क्या, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कै भेद हैं आपका मूलतः होता है 4, पढ़ते हैं 5। यहाँ पे मैंने 5 को दर्शाया हूँ। दर्शाने के बाद मैंने आपको एक एक के बारे में विधि पूर्वक आपको समझा दिया हूँ। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो गया। इसी का 60 स्किल मारते रहेंगे और आप इसको नोटिस करते रहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी मैंने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद थे मैंने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। अब दूसरा मैंने उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा अर्थ के आधार पे मैंने बता दिया। अब अर्थ के आधार वाले पे देखते हैं। जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वह आपके होते हैं मूलतः 3। कभी कभी आप किसी किताब में देख लिए होंगे, 4 देख लिए होंगे। मैं इस बात को कल भी बताया था। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आपको फिगर में इसका सबका पता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ये बात मैं आपको फिगर में बताया हूँ। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं मैंने आपको बताया था कि कितने हैं, 3। और कहीं कहीं आपको 4 दिखेंगे। जो 4 दिखेंगे उसका भी बात हम आपको बताए थे, जो 3 दिखेगा उसका बात भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। फिगर के माध्यम से सारे चित्र को मैं बना रहा हूँ। आप भी अपने नोटबुक पे ऐसे बना लीजिएगा। पहला हो गया नाम, दूसरा और यहाँ पे मैं कहते हैं तीसरा नाम। एक को कहा जाता है वाचक शब्द। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। पहला वाचक है, दूसरा आपका होता है लक्षणा शब्द। क्या होता है? लक्षणा शब्द। तीसरा आपका होता है व्यंजना शब्द या व्यंजक। कौन शब्द है? व्यंजक। अब आप यहाँ पे देखिए, ये व्यंजक है, यहाँ पे क्या है? व्यंजक। अब आप देखिए जो वाचक शब्द है, वाचक शब्द का दूसरा नाम क्या है? वाचक का दूसरा नाम, वाचक का दूसरा नाम है अभिधा। क्या नाम है? अभिधा। ये वाचक का दूसरा नाम है अभिधा। ठीक है? और लक्षणा का दूसरा नाम है लाक्षणिक। क्या नाम है? लाक्षणिक। और व्यंजक का दूसरा नाम है व्यंजना। क्या नाम है? व्यंजना। देखिए यहाँ पे 2 नाम है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। यदि आप कहीं 4 भेद देखे हैं, क्या भेद? 4 भेद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 4 भेद देखे हैं, वो भी होता है आपका समानार्थी, विपरार्थक, भिन्नार्थक और पर्यायवाची। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है? आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं कल बताऊंगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा वाचक शब्द लक्षणा व्यंजना, वाचक का दूसरा नाम है अभिधा, लक्षणा का लाक्षणिक, व्यंजक का व्यंजना। इसके नीचे दूसरा नाम लिख दिया गया है। अब आप ये बात को समझेंगे कि वाचक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो जो वाचक शब्द है, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में आ जाए उसे हम लोग क्या कह देंगे, वाचक शब्द कह देंगे। यहाँ पे इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में आ जाए वही आपका क्या कहलाएगा, वाचक शब्द कहलाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हम अभी देंगे, तो उसके पहले हमें एक बात याद रखना है कि जिसके अर्थ सरलता पूर्वक ना समझ में आए, यहाँ पे हम इसको भी डिफिनेशन रखते हैं। जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में न आए, जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में, देखिए यहाँ क्या है, न आए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं। आपका जवाब होगा, उसे कहा जाता है व्यंजना, लक्षणा या लाक्षणिक शब्द। क्या कहेंगे, लक्षणा या लाक्षणिक शब्द कहते हैं इसे। यहाँ देख लीजिएगा बोर्ड पे, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जा रहा है वही आपका वाचक है, और जिसका अर्थ समझ में सरलता से नहीं आएगा वो आपका लक्षणा शब्द हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख दे रहा हूँ हिंदी में, उदाहरण। अब जैसे मैं कह दिया पानी, क्या कह दिया, पानी। मैं कह दिया सड़क, कहाँ दे दिया, पानी सड़क हो गया, कपड़ा हो गया, मकान, क्या कहें, मकान आदि। इन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जा रहा है कि नहीं। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाएगा वही आपका वाचक शब्द होगा, और जिसका अर्थ सरलता से नहीं समझ में आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, लक्षणा शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, मैं कह दिया कि लक्षणा शब्द का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मैं कह दिया स्त्रेड, क्या कह दिया, स्त्रेड। मैं कह दिया वाचाल, क्या कह दिया, वाचाल। मैं कह दिया दावाग्निया, हम कह दिए परिच्छेद, क्या कह दिए, परिच्छेद बोल दिए। क्या बोल दिए, परिच्छेद बोल दिए हैं, कामा दे दिए। परिच्छेद बोलने के बाद हम कह दिए अनुड़ा, क्या बोल दिए, अनुड़ा। यहाँ पे आपके पास 4 से 5 एग्जाम्पल हो गए हैं, इतना समझने के लिए काफ़ी है। अब आप दोनों को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे वाचक को कहा गया है कि जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में आ जाए, सरलता पूर्वक समझ में आ जाए उसे वाचक या विधा कहेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला कि जिसका अर्थ सरलता पूर्वक समझ में न, ये देखिए न आए, उसे हम लोग क्या कह देंगे, लक्षणा या लाक्षणिक कहेंगे। अब यहाँ पे दोनों का उदाहरण देखिए। अच्छा देखिए, कोई भी यदि आपसे पूछेगा पानी क्या है, कपड़ा, सड़क, मकान, घर, स्कूल क्या होता है, तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे, स्पष्ट रूप से बता देंगे। यदि आपसे कोई ये पूछे, देखिए इसके अर्थ सरलता से समझ में आया, इसीलिए तो उसका नाम ही है क्या, वाचक। और जिसका अर्थ सरलता से ना समझ में आएगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, लक्षणा। जैसे मैंने कहा स्त्रेड। अब स्त्रेड माने क्या होता है पता है, जो ये स्त्री के लिए है, जो स्त्री किसी की वशीभूत हो या जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो। स्त्रेड वाचाल, वाचाल जानते हैं, वह व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं वाचाल। एक अनुच्छेद होता है, एक परिच्छेद होता है। अनुच्छेद पैराग्राफ के लिए प्रयोग किया जाता है, परिच्छेद का प्रयोग जो है कि पूरे परिच्छेद का प्रयोग पैराग्राफ के लिए होता है, अनुच्छेद का प्रयोग जो होता है पूरे अध्याय के लिए होता है। एक होता है प्रतिकूल, अनुकूल। क्या होता है, प्रतिकूल, अनुकूल। अपराध, पाप। जो पाप होता है वह आपका जो धार्मिक, आध्यात्मिक
स्थानों पर यदि कोई ऐसा बात करते हैं तो पाप होता है, और आपका जो है कि अपराध क्या है, विधि के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। यानी जिसके अर्थ देखिए सरलता से समझ में ना आए वो आपका हो जाएगा क्या, लक्षणा या लाक्षणिक, और जिसके अर्थ सरलता से समझ में आ जाएगा उसे वाचक या विधा कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे लिखा गया है व्यंजक, इसका दूसरा नाम क्या है, व्यंजना। इनकी परिभाषा बनती है क्या, यहाँ पे बोर्ड देख लीजिए। इनकी परिभाषा ये बनती है कि जिसमें न तो वाच्यार्थ लिया जाए, जिसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसमें न तो वाच्यार्थ लिया जाए, न ही लक्षणार्थ लिया जाए, लक्षणार्थ लिया जाए। क्लियर? न तो वाच्यार्थ लिया जाए न ही लक्षणार्थ लिया जाए, इन दोनों से, किसे रहेगा, इन दोनों से, किसे, वाच्यार्थ से और लक्षणार्थ से, इन दोनों से, इन दोनों से इनका अर्थ भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न। भिन्न माने अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। लीजिए यहाँ पे मैंने आपको दर्शा दिया, इन दोनों से इनका अर्थ कैसा होगा, भिन्न होगा। भिन्न माने अलग होगा। अब आपको देख लीजिए कैसे हम अलग करते हैं इसके अर्थ को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीजें बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। अब प्यारा बच्चा, जैसे मैंने कहा कि व्यंजक या व्यंजना शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें न तो वाच्यार्थ न ही लक्षणार्थ लिया जाता है, इन दोनों से इनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। देख रहे हैं, भिन्न माने क्या होता है, अलग, अलग होता है। जैसे मैं कह दूं, मैं यहाँ पे इनका एग्जाम्पल रख देता हूँ, उदाहरण। यहाँ पे मैं इनका उदाहरण रखूं तो आपको बताएं कि जैसे मैं कह दिया कि यदि कोई चोर, लिख दे रहे, कोई चोर रात में अपने साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है। अब कोई चोर रात में अपने साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है। क्लियर? यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि रात बहुत काली है, जाइए सो जाइए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो आज की रात है वो बहुत काली है, यानी कि चोरी करने के लायक शानदार रात है। यहाँ देख रहे हैं, वाच्यार्थ और लक्षणार्थ दोनों से अलग इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे मैं यदि कहूँ राम 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 राम, तो मुझे समय के बाद ये सुनाई देगा कि मरा 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 हुआ प्रतीक हो रहा है। यानी कि कहने वाला कुछ और कहता है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाए। क्लियर बात होता है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारे अर्थ के आधार पे शब्द के भेद थे, इसे मैंने पढ़ा दिया। यानी मैंने आपको रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद में आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने पार्ट होते हैं इसको मैंने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया। और मैंने आपको कहा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भाग होते हैं, मैंने इसका विभाजन यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर दिया। सारे बातों को मैंने आपको विधि पूर्वक बताने का प्रयास किए और आप उसमें उम्मीद है कि सारी बात को समझे होंगे और नोटबुक पे आप इसे लिखते रहिएगा, ठीक है। और हमारे जो है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए आप लोग हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग कल की जो क्लास लेंगे, अब कल की क्लास में हम यहाँ पे आपको पहले से लिख दे रहे हैं, जो कल की क्लास होगी आपकी वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। बहुत ही क्या होगी, महत्वपूर्ण क्लास होगी। अब इस महत्वपूर्ण क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल जो पढ़ाया जाएगा आपका विकार या रूपांतरण के आधार पे, किस आधार पे,
विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं? दो, जिसका नाम मैंने आपको उस चित्र में समझा दिया है। एक का नाम विकारी है और एक का नाम क्या है? अविकारी है। थोड़ा सा यहाँ पिक्चर इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको ये बात याद रहे। विकारी के जानते हैं 4 भेद होते हैं, अविकारी के भी 4 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और ये आपका महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें कई पार्ट है। संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण क्रिया है, अविकारी का अव्यय यानी क्रिया विशेषण, संबंध समुच्चय भी इसमें आदिभूत है। क्लियर? तो आप लोग आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।